नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की। और आप सभी को पता होगा कि कल आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 24 मार्च का आप सभी का हिंदी अनिवार्य का पेपर है वो होने वाला है। तो आप सब देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है वो होने वाला है। साथियों, इस पेपर को आपको कंप्लीट है वो देख के जाना है। एग्जाम में 100% इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर यहाँ पर आपको रोल नंबर है वो लिखने होते हैं। पूरा पेपर हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 80 नंबर का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद साथियों, परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। इन सभी निर्देशों को आप सभी को पढ़ लेना अच्छी प्रकार से, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर के अंदर कहाँ क्या कुछ बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों खंड ए की। तो साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिख लेना, ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। साथियों, जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि खंड ब से, स से, द से, ऐ से, ठीक है, जहां से ज्यादा आते हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रम वाइज ही करें, ठीक है, लेकिन खंड है वो क्रम वाइज ही करना है इसके अंदर। अब साथियों बात करते हैं, देखो आप ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग है वो कर सकते हैं। ब्लैक पेन से आप हेडिंग है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। तो अब हम बात करते हैं खंड ए की। और खंड ए के अंदर आपको देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलता है। तो साथ में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्या पूछा है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतंत्र को बताया है। यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब आप सभी बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान है वो नहीं छोड़ते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, यानी कि शीर्ष है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। शीर्ष के फूल से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है साथियों। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो बिल्कुल बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है वो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना है। एग्जाम के अंदर साथियों ऐसे भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना, अभी भी समय आपके समक्ष बचा हुआ है। अगले की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है, तो कौन सा रस है साथियों। तो बिल्कुल चौथे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा, यानी कि साहित्य रस यहाँ पर राइट जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिराक गोरखपुरी जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस का उदय के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। तो बिल्कुल छठे का राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर आना। ठीक है, तो ये आपको राइट जवाब आपको इसके अंदर बताना होगा। अगले की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों। सातवें के अंदर आप सभी क्या भरेंगे, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोली आपको भरना होगा। और साथियों बोली की परिभाषा है वो ये है, इसको आप सभी को याद है वो कर लेना, देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, अगला आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि विजिलेंस शब्द का सही अर्थ है। अब साथियों ये परिभाषिक शब्दावली से पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शर्तकर्ता है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगले की बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, यह कहता है कि मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो कौन सा गुण होता है साथियों। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थायित्व होता है। क्या करेंगे आप सभी, स्थायित्व यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अच्छे प्रकार से साथियों याद कर लेना, और चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको अगले पेपर भी है वो समय पर मिलते रहें। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। तो बिल्कुल अपने श्रोताओं का ध्यान रखना होता है साथियों रेडियो पत्रकारिताओं को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगले की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, 11वें के अंदर आप सभी को भरना होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झुज है वो आपको भरना होगा।
अगले की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दवे शब्द में किसने पूछा कि मेहमान गए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा ही आपको 2023 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो देखने को मिला था कि भाई क्या किसने क्या कुछ बोला था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यशोधर बाबू करना होगा। अगले की बात करते हैं साथियों। आप देखो अपने ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं, फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पर सभी क्वेश्चन आपको एक एक मार्क्स के है वो देखने को मिलेंगे। तो देखो क्या पूछा है कि मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, तो वो कहते हैं साथियों लिपि कहते हैं। ठीक है, याद रखना क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षता शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों एफिशिएंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो आप सभी को स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ, AFFICIENCY, एफिशिएंसी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। अगले की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा साथियों शब्द शक्ति से संबंधित पूछा है, और आपको भी शब्द शक्ति से संबंधित दो क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। क्या कहता है कि नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी साथियों, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी साथियों। हवा से कोई बातें करता है क्या। अगले की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, खालिस्तान वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी साथियों, यहाँ पर हो जाएगी आर्थी व्यंजना। यहाँ पर आप सभी आर्थी के स्थान पर व्यंजना भी कर सकते हैं, तब भी आपका राइट जवाब है वो माना जाएगा। ठीक है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं साथियों, ये भी आपको याद करना है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अगले की बात करते हैं साथियों। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर खालिस्तान अलंकार होता है। अलंकार से संबंधित भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, विरोधाभास अलंकार है वो हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार होगा। अगले की बात करते हैं साथियों। छठा क्वेश्चन कहता है कि भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, तो इस पंक्ति में निहित अलंकार है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर बढ़ना होगा। अब देखो साथियों अनुप्रास अलंकार है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास और यमक अलंकार 100% इनमें से आपको क्वेश्चन वो देखने को मिल जाता है, तो अच्छे प्रकार से इन दोनों अलंकारों को याद करके जाना है साथियों, इनकी परिभाषा और इनके एक दो उदाहरण। ठीक है, इसमें तो आपको फिलिंग द बैलेंस के अंदर ही देखने को मिलेंगे, तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होता है साथियों, जहाँ पर बार बार शब्दों की आवृत्ति हो उसे ही बोलते हैं साथियों अनुप्रास अलंकार। एक शब्द की बार बार आवृत्ति होना, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि भय भय भय, ठीक है, यानी कि फै और बै, ठीक है, बै, यहाँ पर इसी कारण से आपको देखने को मिलेगा साथियों एग्जाम के अंदर भी। अगले की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों एफिटित गद्यांश का, जो कि आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा, और ये आपकी बुक से नहीं दिया हुआ होगा। इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना साथियों एक दो बार अच्छे प्रकार से, ताकि आपको है वो सोल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, इन क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास करना है बाद में, इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सभी इसको पढ़ सकते हैं और साथ में आपको जवाब दे सकते हैं इनकी। ठीक है, मैं यहाँ पर ये सोल्व नहीं करवाऊंगा, इसके बाद अगले वाले सोल्व करवाता हूँ मैं। और ये आपको देखने को मिलेगा साथियों एक एफिटित पद्यांश भी देखने को मिलेगा, ये भी आपको 6 नंबर का ही देखने को मिल देगा गद्यांश की तरह ही। इनको भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। अब देखो बात करते हैं साथियों खंड ब की। ठीक है, खंड ब के अंदर आपको देखने को मिलते हैं साथियों 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने होते हैं, और 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो देखो 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों एग्जाम के लिए सीरियसली लेकर आपको इनको पढ़ना है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा भी आपको बतानी है। तो साथियों पत्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालीन, अंशकालीन, फ्रीलांसर। अब यहाँ पर साथियों उनकी परिभाषा है वो भी पूछी है। तो देखो पूर्णकालीन पत्रकार किसे कहते हैं, वह पत्रकार जो किसी समाचार संस्थान में नियमित रूप से वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करता है, उसे बोलते हैं साथियों पूर्णकालीन पत्रकार। ठीक है, अगला हो जाएगा साथियों अंशकालीन पत्रकार की परिभाषा हो जाएगी, वह पत्रकार जो किसी और काम करते हुए साथ साथ काम करता है, उसे ही बोलते हैं साथियों कुछ समय के लिए काम करना, कहने का अर्थ है कुछ समय के लिए काम करना ही बोलते हैं साथियों, उसे बोलते हैं अंशकालीन। यानी कि कोई और काम भी कर रहा है और कोई और काम भी कर रहा है, तब वहाँ पर मान लो वो फिक्स नहीं है, वहाँ पर फिक्स हो जाएगा साथियों पूर्णकालीन के अंदर।
ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से इसकी परिभाषा देनी है। अगला हो जाएगा साथियों तीसरा अपना फ्रीलांसर। फ्रीलांसर हो जाएगा साथियों ऐसे पत्रकार जो समाचार संगठनों के लिए काम करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। 40 शब्दों के अंदर उत्तर देना, यानी कि लगभग 5 लाइनों के अंदर। ठीक है, ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी है, नहीं तो आपको नुकसान भी है वो भी उठाना पड़ सकता है। अगले की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि लेखक ने महामारी की रात्रि में विभिक्षा को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया है। तो इसका जवाब आप सभी किस प्रकार देंगे। इसका जवाब दे सकते हैं साथियों कि इसमें वर्णन किया गया कि आप सभी को पता होगा साथियों कि ढोलक है वो गांव में डर और निराशा को दूर करता है और आशा और संघर्ष की भावना को जगाता था। आप सभी को पता होगा कि ढोलक जब वो बजाता था तो तब क्या होता था, उस गांव की बीमारियां थी वो दूर भागती थी उससे। ठीक है, यानी कि एक शक्ति पैदा होती थी ढोलक के माध्यम से। तो यही आपको इसके अंदर बताना होगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं साथियों। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों में प्रतिनिधित्व की अनुगुंज स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं। इसका राइट जवाब आप बताएंगे साथियों, बादल राग कविता में क्रांति की आकांक्षाएं बादलों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। बादल परिवर्तन का प्रतीक होता है जो बरसकर भूमि को हरा भरा कर देता है। कैसा कर देता है, हरा भरा कर देता है। तथा एक तरफ समाज को क्रांति का प्रतीक बनकर समाज में बदलाव का संकेत देता है। कैसा संकेत देता है, बदलाव का संकेत देता है साथियों बादल। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अगला 8वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के आकार की भव्यता की तुलना में कला की भव्यता अधिक महत्वपूर्ण थी साथियों। यह मूर्तियों, मुद्राओं, बर्तनों तथा भवनों और नगर नियोजन के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। बात करें साथियों कला की, तो यहाँ पर वस्त्र और आभूषण भी वस्तुएं बनाते हुए देखने को मिली हैं। ठीक है, तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखो साथियों 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि झुज कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली पर की दिनचर्या पर आपको बारे में आपको बताना है। तो ये भी 2 नंबर का पूछा है। तो लेखक के अनुसार दादा की दिनचर्या गांव के छोटे से घर के आदर्श बुजुर्ग की तरह है। वह कृषि के कार्यों में विधिवत रूप से पूरा कार्य करता था साथियों, जैसे खेती का काम करना, पशुपालन और अन्य कृषि कार्य में भी काम करता था। तो ये आप सभी इसके अंदर है वो बता सकते हैं। अब देखो साथियों यहाँ से होता है खंड 6 अपना स्टार्ट। और देखो खंड 6 के अंदर क्या बता रखा है, आप सभी देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों के अंदर देने हैं। आप इन निर्देशों को है वो अच्छे प्रकार से पढ़े ताकि आपको कोई भी समस्या वो न हो। आगे देखो 14 एवं 15 के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंदर देने होते हैं। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि ये देखो नील जल में या किसी की ओर की गोद झिलमिल देह जैसी हिल रही हो उषा कविता के आधार पर इस पंक्ति को स्पष्ट करना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे। इस पंक्ति का भावार्थ है कि साथियों आकाश रूपी नीले जलाशय में सूर्य की प्रकाशित किरणें बिंब गोरी देह जैसी वाली नायिका के समान झिलमिला रही है। इस पंक्ति में सूर्योदय का वर्णन है वो किया गया है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। 3 नंबर का पूछा है साथियों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 8 या 9 लाइनों के अंदर समथिंग 10 लाइनें इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखो अथवा के अंदर पूछा है कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो जाते हैं। इस कथन में प्रकट वर्तमान युग की विडंबना को कविता के संदर्भ में आपको समझाना है। तो ये आप सभी कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला 11वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देंगे। लेखक के इस कथन के आधार पर हमें सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने विचार है वो स्पष्ट करने साथियों, बताने हैं, विचार रखने हैं अपने। या आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। इस कथन के आधार पर लेखक के बाजारवाद की भावना को लिखना आप सभी को। और 12वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों, ये भी 3 नंबर का है। ये कहता है कि मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के लिए संदेश है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, और अगला साथियों जुज से पूछा साथियों, ये क्या कहता है कि ये कहता है कि भैंस चराते चराते में फसलों पर जंगली
फूलों पर तुकबंदी करने लगा, कविता रच लेने के आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, ये भी 3 नंबर के अंदर पूछा है। चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। देखो ये क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातत्विक जानकारी को पाठ के आधार पर आपको लिखना है साथियों। 3 नंबर के अंदर पूछा है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में डूबके हुए हैं। वर्तमान में आए परिवेश के हाशियों में धकेले जाने वाले मानवीय मूल्यों की मूल संवेदना कहानी के आधार पर आपको लिखनी है। तो कोई सा भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। अगला देखो साथियों 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर करता है, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि संपादकीय लेखन में दायित्व समाज किसके ऊपर करता है साथियों, समाज की आवश्यकताओं पर निर्भर है, वो करता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे पर्यावरण संरक्षण पर हम एक लेख लिखे तो लेखक के द्वारा पाठकों को जागरूक है वो करना होगा। तो ये आप सभी कर सकते हैं। 15वें के अंदर साथियों देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, और ये 4 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि आलोक धनवा का कवि परिचय लिखिए या फणीश्वर नाथ रेणु का बता सकते हैं। इन दोनों में कोई सा भी कर सकते हैं। तो देखो आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था साथियों, बात करते हैं जन्म कब होता है आलोक धनवा का। तो जन्म होता है साथियों 1948 के अंदर। 1948 के अंदर कहाँ होता है, मुंगेर के अंदर। मुंगेर बिहार राज्य के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं इसकी रचनाएं की, तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, भागी हुई लड़कियां, बुर्नों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी। ठीक है, पहली रचना इनकी साथियों, पहली थी मेरे साथियों जनता का आदमी, जो कि 1972 में प्रकाशित है, वो होती है। तो ये भी आप सभी याद कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आते हैं इनके पुरस्कार। तो पुरस्कार हो जाएगी साथियों राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा सम्मान और पहल सम्मान। ये आप सभी इसके अंदर वो लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों देखो अगला कौन सा अपना, ये है फणीश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय। ये तो है कवि और ये है लेखक। तो फणीश्वर नाथ रेणु का आप किस प्रकार से बताएंगे, उसी प्रकार से पहले लिखेंगे साथियों आप जन्म कब होता है 1921 के अंदर, ये भी बिहार के अंदर होता है। बिहार के किस जिले के अंदर, पूर्णिया के अंदर। बात करें इनकी रचनाएं की, रचनाएं हो जाएगी साथियों मेला अचल, ठुमरी, अगिनखोर, प्रतिपरी कथा, जुलूस। ये आप सभी लिख सकते हैं। उनकी मृत्यु कब होती है साथियों, मृत्यु होती है साथियों 1977 के अंदर। कब होती है साथियों, 1977 के अंदर होती है। और ये साथियों एक आंचलिक उपन्यासकार है, वो माने जाते हैं। तो ये आप सभी बता सकते हैं। यहाँ से होता है साथियों अपना खंड द स्टार्ट। ठीक है, खंड द के अंदर आपको सप्रसंग व्याख्या देखने की मिलेगी और आपको 6 नंबर की देखने को मिलेगी। तो इनको आप देखो साथियों, अभी भी आप सभी के समक्ष है वो टाइम बचा हुआ है। सभी चैप्टरों के नाम और उनके लेखक के नाम और कवि के नाम वो आपको याद है, वो होने चाहिए। 6 नंबर के साथियों आप सभी को पता होगा कि जब अपन सहप्रसंग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सहप्रसंग, इसके बाद व्याख्या, इसके नीचे लिखना होता है साथियों विशेष। क्या लिखना होता है, विशेष। तो इसी प्रकार से आपको करना होगा, पहले ये दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। सबसे पहले जो टीचर होता है वो ये देखेगा कि सहप्रसंग के अंदर क्या लिख रखा है। तो सहप्रसंग के अंदर आप क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आदो भागों में लिया गया है। इसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय से लिया गया है। अब देखो आपको सबसे पहले इसको पढ़ेंगे ना, तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से ये लिया हुआ है। तो आपको इसलिए कहता हूँ कि कवि का और लेखक का और उनकी जो कौन किस पार्ट से लिया हुआ है ये आपको याद है, वो होनी चाहिए। विशेष के अंदर क्या लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे ये तीनों की तीनों पॉइंट सभी के अंदर चलेंगी। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, भाषा अलंकार युक्त है और कोमल शब्दावली का प्रयोग है वो किया गया है। ये आप सभी बच सकते हैं विशेष के अंदर। अथवा के अंदर देखो साथियों क्या पूछा है, एक सेकंड। अथवा के अंदर देखो साथियों आप चाहो तो वह कर सकते हो, चाहो तो आप ये कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हैं। देखो इसके अंदर ऊपर से ठीक ठाक, तो इसका मतलब ये किससे हो जाएगी, कुंवर नारायण से हो जाएगी साथियों। किससे हो जाएगी, कुंवर नारायण जी से लिया हुआ है। और कुंवर नारायण जी के साथियों बात सीधी थी पद से लिया हुआ है। ठीक है, और बात सीधी थी पद किससे लिया हुआ है, कौन सा काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, देखो इसी प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश और उसके बाद व्याख्या और इसके बाद विशेष करना है। इसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी सहप्रसंग व्याख्या। ठीक है, जो कि आपको ये भी 6 नंबर की देखने को मिलती है साथियों। और 6 नंबर की इसके अंदर आपको उसी प्रकार से लिखना है, सबसे पहले सहप्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद क्या बोलते हैं विशेष लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना गद्यांश लगाना है, ना कि पद्यांश। तो इसको
आप सभी पढ़ो साथियों। किससे लिया हुआ है, देखो आपको नाम देखकर याद आ गया हो कि भक्तिन चैप्टर से लिया हुआ है। तो भक्तिन के रचयिता कौन है, लेखक कौन है साथियों, वो हो जाएगी साथियों महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये आप सभी को कर देना उसी प्रकार से। अगला देखो, इसको भी पढ़ लेना है, 30-40 मन गेहूं उगाना। ये आप सभी को याद आ गया होगा कि धर्मवीर भारती से लिया गया है, काले मेघा पानी दे। तो इसी प्रकार से आप सभी को जिस प्रकार से मैंने उसमें बताया था, इसी प्रकार से इसके अंदर भी आपको लिखना होगा। आगे देखो साथियों, 18वां क्वेश्चन है कि कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप पर एक विज्ञप्ति लिखनी है। ठीक है, विज्ञप्ति और निविदा है वो एग्जाम के अंदर हर बार वो देखने को मिलती है साथियों। तो आपको इनको तो अच्छे प्रकार से तैयार करना ही करना है। ठीक है, लेकिन साथियों कई बार क्या होता है, ये देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए साथियों मैं कहता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस बार इंग्लिश के पेपर के अंदर नोटिस है वो नहीं देखने को मिली थी। तो इसी प्रकार से इनके वहम में मत रहना, क्या पता नहीं देखने को मिले। लेकिन साथियों 90% चांस होते हैं, 95 और 90% कि यही देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो अगला, अथवा के अंदर चाहो तो आप ये कर सकते हैं। अगला साथियों, अवश्य विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु निविदा है वो आपको लिखनी है, ये कर सकते हैं। ये भी 4 नंबर का है। और अगला अंतिम क्वेश्चन है वो निबंध का साथियों, जो कि आपको 300 शब्दों के अंदर बताना होता है, 5 नंबर का देखने को मिलेगा। यानी कि आपको 2 पेज भरने होते हैं साथियों, 2 या 2.5 पेज। ठीक है, इतने भर सकते हैं। क्या पूछा कि मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की महत्ता, पर्वतीय क्षेत्र की मेरी यात्रा। इनमें से आप सभी को कोई सा अच्छा लगे वही आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इनको अच्छे से तैयार करना है इस पेपर को। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ साथियों, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो के साथ।